अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फराह हाशमी, आपको खुशामदीद करती हूँ फेस टू फेस में। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दफाई ताउन में मिस्र की शमूलियत का इम्कान। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की बहाली के लिए वाशिंगटन से किन शराइत पर अमल दरामद कराना चाहता है। खबरदार, सोने पर फ्रॉड, कीमत 8 लाख रुपए तक जा सकती है और कश्मीर नून लीग में इलेक्शन जीत गई। आइए प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी शहजाद हुसैन भट्ट साहब, हमारे एनालिस्ट, और साथ ही साथ आज हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने और जमील अहमद खान साबिक सफ़ीर ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जमील साहब, सबसे पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि ये जो मिस्र की शमूलियत का इम्कान है कितनी अहमियत रखता है आपकी नज़र में? या इसकी अहमियत तो यकीनन है। ये R4 कंट्रीज हम न सिर्फ सुनते आए हैं बल्कि पढ़ते आए हैं। इनकी गुफ्तगू R4 से मुराद सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, तुर्की है। तो पहली तो बात यह है कि जब ये पैक्ट हुआ, मक्का एग्रीमेंट जब हुआ, डिफेंस एग्रीमेंट, तो उस वक्त ही ये मेरे ज़रा कान खटक रहे थे कि इजिप्ट क्यों नहीं इसमें शामिल है, क्योंकि जो गुफ्तगू चल रही थी पिछले 1 साल से उसमें R4 कंट्री जिसमें इजिप्ट शामिल था और तवक्को यही थी कि जो भी अरेंजमेंट होगा उसमें इजिप्ट शामिल होगा। बहरहाल जिस भी कंसिडरेशन की वजह से इजिप्ट अगर शामिल भी होता है तो इसमें कोई इतनी ताज्जुब की बात मुझे नहीं होगी। एक नेचुरल इनका अलायंस बन रहा है इजिप्ट का। और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म यानी कि ये 4 कंट्रीज का अगर बन जाता है, अभी तक 3 कंट्रीज सऊदी अरबिया, तुर्की और पाकिस्तान, ये बिल्कुल एन यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक है और इसके बहुत क्लोज जिसे कहा जाए तकरीबन मुबासलत रखता है नेटो के आर्टिकल 5 का। जिस तरह कि हमने जैसे ही ये पैक्ट साइन हुआ है हमें इस चीज़ का इदराक हो गया, हमें बताया गया कि किसी एक मुल्क पर हमला तमाम मुल्क पर समझा जाएगा, तो नेटो में इसमें ऑटोमेटिकली एक ट्रिगर हो जाता है। यानी कि अगर किसी एक मुल्क पे हमला हो नेटो के, तो सारे मुल्क को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल तसव्वुर किया जाता है कि हाँ ठीक है, हमला सारे मुल्कों पर हो गया है, लिहाजा उन मुल्कों का कलेक्टिव रिस्पॉन्स एक अमर, लाजमी अमर बन जाता है। उन्हें उसमें कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। इसमें जो मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी गुंजाइश है कि अगर कोई बात होती है, कोई हमला होता है, मिसाल के तौर पर इस वक्त होती ज़ेर बहस है, होती की तरफ से अगर कोई हमला हो जाता है या आगे चल के ईरान, मैं नहीं समझता कि अब कोई ऐसी नौबत आएगी अनलेस कि ईरान पर उन बेसिस से हमला ना हो जो इन ममालिक में हैं, तो ईरान भी नहीं लगता कि वो हमला वापस। लेकिन होती की बात हो रही है, होतियों क्योंकि मैं यमन में तैनात रहा हूँ अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, और मैं कोई 3.5 साल मैं होती से मेरी इनके लीडरान से भी काफ़ी मुलाकात उस ज़माने में रहती थी। होतियों का एक इंडिपेंडेंट डिसीजन भी होता है। ठीक है, उनकी अलायंस अपनी जगह पर है ईरान से, लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन भी करते हैं। तो कलामी की माफी चाहता हूँ जमील साहब, आप बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप समझ जा रहे हैं हमें कि होशियों ने हमला कर दिया, हमने होशी बागियों का लफ्ज़ सुना, मेरे नाज़रीन को ज़रा आसान ज़बान में जमील भाई समझाएं कि सऊदी अरब और होशी बागी लड़ रहे हैं, इनके वजह नात क्या है? ज़रा आप चूँकि तैनात रहे इसको एलेबोरेट करें ताकि हमें और आसानी हो जाए। अब मुआहिदा पाकिस्तान, सऊदीया और टर्किया का है, तो क्या फिर सऊदीया पर हमला, एक पर हमला, 3 हमलों वाली बात जो आप कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान भी कुछ एफर्ट करेगा? हौसियों को जरा एलेबोरेट करिएगा जमील भाई। जी हाँ, पहली बात तो ये कि होती ये सदा का पूरा प्रोविंस है, जो कि होतियों ने अब जाहिर है पूरा नॉर्थ का इलाका अपने कब्जे में किया हुआ है। और होतीज बड़े सख्त जान हैं, होतीज बड़े मोटिवेटेड हैं। उनकी एक जो ज़ैदी ट्राइब है और ज़ैदी मसलक है, वो बड़ी हद तक मुबासलत रखता है, 100% मुबासलत नहीं रखता ईरान के मकतबा फ़िक्र से। तो लिहाजा पहली तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि होतियों को काफ़ी हद तक ट्रेनिंग जो दी गई है और उनको साजो सामान भी मिलता रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी करते रहे हैं, तो ईरान ने उनका साथ दिया है। और उसकी वजह यही है क्योंकि
ईरान और सऊदी अरब के कोई ताल्लुकात मुनासिब नहीं रहे और उसकी वजह से वो अपने प्रॉक्सीज के तौर पर ईरान, लेकिन फ़र्क ये है हिजबुल्लाह और होतीज़ में कि हिजबुल्लाह बिल्कुल 100% प्रॉक्सी हैं ईरान के, और होतीज़ आप परसेंटेज वाइज अगर हाइपोथेटिकली मैं इसको समझाना चाहूँ तो होतीज़ कोई 60% आप समझ लें, बाकी 40% होतीज़ अपने फैसले करते हैं। और होतियों की अपनी मखासमत भी है। जब मैं वहाँ था तो वहाँ हुसैन अल होती जो अब होती हैं उनके बड़े भाई, वो उनको शहीद किया गया था वहाँ, और वो बम्बार्डमेंट की गई थी। उस जमाने में सऊदी अरब की तरफ से बम्बार्डमेंट हुई थी, और उससे पहले 70 की दहाई में नजरान का इलाका, शरूरा का इलाका जो कि सदा से बॉर्डर मिलता है, सदा पहाड़ियों पर है, ये प्लेन पर है सऊदी अरब का। और ये हकीकतन देखा जाए तो अगर हिस्ट्री में जाया जाए तो ये इलाका जो शरूरा का है, नजरान का है, ये यमन में किस जमाने में फॉल करता था। आपकी इन बातों से हम काफी समझ चुके हैं, एग्री भी है। जरा मुझे मौका दीजिएगा। ब्रिगेडियर साहब, आपने जमील भाई की बात सुनी है, उन्होंने बहुत क्लियर हमें हौसियों के बारे में बताया और ये भी बता दिया कि 60% तक जो है वो सऊदी अरब की फेवर और मुखालफत की बात सारी उन्होंने कर दी है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, नाम ही देखे ना कितना खूबसूरत है, मक्का मुआहिदा। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम सुनकर ही बंदे के चेहरे पे मसरत खुशी आ जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो मक्का मुआहिदा है, पाकिस्तान की मुखालफत अगर भारत या अफगानिस्तान कर रहा है, इसी तरह अगर सऊदीया की मुखालफ जैसे जमील भाई ने बताया हौसी कर रहे हैं, तो ये आपसे इसको ज़रा एलैबोरेट कीजिए कि इनकी मुखालफत की असल वजह क्या है, क्यों इनकी मुखालफत चल रही है, और क्या आने वाले दिनों में जैसे नेटो है उसमें से अगर अमेरिका को बाहर निकाल दिया जाए तो मैं समझता हूँ नेटो सिफर हो जाता है। क्या इस मुआहदे की लीडिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाकिस्तान कर रहा है या यूनानिमसली हम खेल रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब। जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जमील साहब की बात को मैं लेके आगे चलता हूँ। अच्छा, कल जो तुर्की के वजीर खारजा हैं कान फिदान साहब, और ये माइंड यू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिनिस्टर हैं प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान की कैबिनेट में, इंटेलिजेंस चीफ भी रहे हैं, और उनकी बड़ी ग्रिप है डिप्लोमेसी। उन्होंने आई थिंक बड़ा क्लियर किया है कि जो मुआहदा है ये बिल्कुल जो नेटो का आर्टिकल 5 है उस तरह का है। हाँ, इन्वोक कैसे किया जाएगा, ऐसे जमील साहब कह रहे हैं कि देखें, फर्ज करें पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है और पाकिस्तान समझता है कि ये मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ, तो उसमें फिर शायद जरूरत ना हो। लेकिन अगर पाकिस्तान फील करता है कि इसको इन्वोक कर रहे हैं, तो फिर सऊदी अरेबिया और तुर्किया बिल्कुल इसको ऐसे ही समझेंगे जैसे उन पे हमला हुआ। सेम इज ट्रू फॉर तुर्किया एंड सेम इज ट्रू फॉर सऊदी अरेबिया। अभी आ जाते हैं हुतियों की तरफ। जो है आई थिंक ये याद रखेंगे, जो प्रॉक्सी होती है प्रॉक्सी ही होती है, और एट टाइम जो है वो फिर मास्टर के काबू नहीं आती। आप तालिबान की मिसाल ले लें, हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि ये इंसान के बच्चे बन के रहेंगे, लेकिन फिर उसी हाथ को उन्होंने काटा है। बिकॉज देन देखिए, इनकी एक तो इशू है कि इंटरनेशनल लेट्स से जो कम्युनिटी है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती जो प्रॉक्सीज होती हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स नॉट गवर्नमेंट। अब यमन जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है वो हुतियों के पास है, फिर एक आप कह रहे हैं ट्रांजिशन काउंसिल है जो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट है यूएन की, सऊदी अरेबिया की उसको सपोर्ट है, और फिर एक हिस्सा जो है इवन आई थिंक यूएई भी सपोर्ट करता है, पार्ट ऑफ इट। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी मेरे ख्याल में आई थिंक IRGC जो है ईरान का इनका इन्फ्लुएंस है, जिनको बात रख सकते हैं, बिकॉज अगर ये प्रॉक्सी ज्यादा उछलती है और तो मेरी असेसमेंट इनकी बड़ी ठुकाई होनी है, और ये भूल जाएंगे कि ये पहले जिस तरह हरकतें करते रहे हैं, ठीक है, ये दे आर सिटिंग ऑन बाबल मंदब और वहां से ये चोक कर सकते हैं। अभी एक और जो अलायंस तैयार हो रही है वो मैरीटाइम एक सिक्योरिटी फोर्स है 14 मुल्कों की, 3 ये आ गए, फिर मिस्र है, उसके अलावा आई थिंक इवन बांग्लादेश आ रहा है। उसमें जो रेड सी के अराउंड स्टेट्स हैं, शायद सोमालिया भी होगा, और उसमें मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, और ये इंश्योर करेंगे कि रेड सी की सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जाए। बिकॉज देखें, रेड सी वाला जो है ना, ये रिटोरिक के अलावा ये इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी ऑयल की सप्लाई उधर से आ रही है, बिकॉज ये एक ऑल्टरनेट रूट है, और अगर ये चोक होता है तो समझ पाकिस्तान के पेट पे लात पड़ेगी, और हमारा अपना इंटरेस्ट है। साहब, कतक लाने की माजरत चाहता हूँ, आपने बहुत बड़ी बात की है, भाईचारे की बात की है कि सारी चीजें ज्वाइंट हैं, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि टर्की के F-35 जो है वो मेरे पाकिस्तानी पायलट अगर खुदा ना खासा जरूरत पड़ी तो उड़ा सकते हैं कभी। ये भी मुआहदा इसी तरह का मुआहदा ये?
100% कोई शक नहीं होना चाहिए। भारत में बड़ी इस पे डिस्कशन हो रही है। देखें ये खुद इतनी बड़ी डिटरेंस क्रिएट करेगा कि लग समझ जाएगी। बाकी देखें जब मुआहदे होते हैं कुछ चीजें पब्लिक डिस्कोर्स में आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती। ये हो ही नहीं सकता कि मुआहदे की तमाम जो लेट्स से शिक्के हैं वो डिस्प्ले कर दी जाए, बिकॉज इसके अंदर अच्छा दूसरा मेच्योरिटी में थोड़ा टाइम लगता है। अभी आप देखें पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट में पहले एग्रीमेंट हुआ, फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस जिसको स्टेजिंग ऑफ फोर्सेस कहते हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस अभी डिप्लॉयड है सऊदी अरेबिया में, जिसमें आर्मी है, जिसमें आपकी एयर फोर्स है और शायद नेवी भी है। और अगर तुर्किया अभी साथ ज्वाइन करता है साफ है, इसके अंदर फिर इंटरऑपरेबिलिटी होनी है, ज्वाइंट ट्रेनिंग होगी, ज्वाइंट प्लेसिंग ऑफ फोर्सेज हो सकता है तुर्किया की फोर्सेज इधर रीजन में परमानेंट नेवी आ जाए नॉर्थ अरेबियन सी में, हो सकता है पाकिस्तान की नेवी मेडिटेरेनियन में परमानेंटली डिप्लॉय हो जाए या जरूरत के तहत। तो उस लिहाज से जो है ये, और एक मैं और बता दूं एक ऊपर ट्रायंगल भी है जो पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की ने जो काम किया था आर्मीनिया के साथ जब लड़ाई हुई, वहां पे अजरबैजान में 3 झंडे लगते हैं गाड़ियों पे, पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्किया का। और आज आप तुर्किया में हैं, हम इधर ही इस्तांबुल में, अगर मैं दिखा सकूं आपको इंशाल्लाह मैं भेजूंगा कुछ क्लिप्स जो है किस तरीके से पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। हम जिधर भी जाते हैं तो वो वेलकम कर सेम इन सऊदी अरेबिया। जी इंशाल्लाह। जमील साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। 2 सवाल हैं छोटे से। एक तो ये कि जैसे हम देख रहे हैं डिफेंस पैक की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, मिस्र भी शामिल होने वाला है, बांग्लादेश भी शामिल हो जाएगा, तो आप क्या देखते हैं कि अमेरिका, नेटो और दीगर जो आलमी ताकतें हैं इसको कैसे देखेंगी? और सुनने में ये भी आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुल रहे हैं, तो क्या मुज़ाकरात की टर्म्स ईरान जो है अमेरिका से चाहता है? जी ये दोनों अलग अलग जवाब बात इसके होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि नेटो के हवाले से या जो ये ममालिक हमारे अभी तो खैर इजिप्ट शामिल होने का इंडिया मिल रहा है, लेकिन जो बताया था तैयब एर्दोगान साहब ने फौरन उसी दिन जिस दिन ये साइन हुआ है पैक्ट, तो उन्होंने बताया था कि बाकी ममालिक के लिए भी ये रास्ता खुला हुआ है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इजिप्ट पर बात नहीं रहेगी, आगे जाके बाकी ममालिक भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिस तरह के इसमें इंडिया दिया गया है। और यकीनन जब देखते हैं बाकी ममालिक की इन 3 मुल्क की ही इतनी बड़ी ताकत, तकरीबन $3 ट्रिलियन की इनकी इकोनॉमी है सारों की मिला के, ज़ाहिर है सऊदी अरब सरफहरिस्त है इस पर, और इसमें तकरीबन 7,000 के करीब टैंक्स हैं और हज़ारों की तादाद में जहाज हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा इस वक्त की फोर्स बन जाती है, और जब इजिप्ट और बाकी ममालिक मिलेंगे तो और ज़्यादा 34 सबमरीन है इसमें, और 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया ये कवर करती है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री और F-35 की बात हो ही गई है। तो अभी बात कर लेते हैं कि क्या दूसरे ममालिक इसको, नहीं दूसरे ममालिक इस वक्त हम बेसिकली अगर देखा जाए तो अमेरिका क्या लॉन्ग टर्म में अपने 800 बेसेस दुनिया में रख सकता है? क्या इस काबिल हो सकता है? अमेरिका की 40 ट्रिलियन डॉलर का डेट उस पर है। अमेरिका में शोर मचा हुआ है कि हम अपनी मईशत को किस तरह संभालेंगे, लिहाजा हमें अपने बेसिस कम करने चाहिए। तो लिहाजा उनके अभी कांग्रेसमैन भी कह रहे हैं, उनके बाकी लोग भी ये बात कर रहे हैं, अवाम उनकी ये बात कर रही है। तो लिहाजा वो इन इलाकों से ये महसूस हो रहा है, जिस तरह तारीख शाहिद है कि रोमन एम्पायर का किस तरह खात्मा हुआ, तारीख शाहिद है कि जहां सूरज गुरूब नहीं होता था बरतानिया का, वो किस तरह जर्मन बरतानिया, इसी तरीके से कोल्ड वार। तो अमेरिका की भी ये चीज़ें नविश्ता दीवार है कि अमेरिका इस इलाके में या बाकी इलाकों से भी इतने ज़्यादा अरसे तक अपने तसल्लुत बरकरार रखना उसका मुश्किल हो जाएगा बदलते हुए हालात व वाक़यात की वजह से। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि क्या वो उसको पसंद करेगा अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज? नहीं। टू स्टार्ट विद अगर उनके मकासद में कोई थोड़ी बहुत भी महसूस होता है कि उनके जो गोल्स हैं या उनकी जो इसमें मिशंस हैं, अहदाफ हैं, उसमें अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो यकीनन रोड़े अटकाने की। खूबसूरत बात यह है कि एर्दोगान साहब जब चाहें फ़ोन उठा के डोनाल्ड ट्रंप से बात कर सकते हैं, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बात कर सकते हैं, इसी तरह MBS बात कर सकते हैं जब चाहे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस मामले में उनका भी राब्ता बड़ा अच्छा है। तो ये इनके अमेरिका से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, और इस वक्त जो भी हो रहा है वो यकीनन अमेरिका की नॉलेज में ये बात है, और अमेरिका इस वक्त यही समझ रहा है कि भाई किसी तरीके से इस खित्ते से तो मेरी फेस सेविंग हो जाए। अभी यहाँ से शुरू हो जाता है जवाब आपकी दूसरी गुफ्तगू का।
हाँ, अब ईरान को इदराक हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से बात अभी होने लगी है, अब ईरान को इदराक हो गया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो लेवरेज बनाया उससे अमेरिका पर कितनी परेशानी तारी हुई है। जमील भाई, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, आखिरी सवाल आपसे मैं आपसे कर रहा हूँ। आपने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो मुआहदा है ये मुखालफिन को पसंद नहीं आएगा और साजिशें जो है अब ये सर उठाना शुरू हो जाएंगी। इसको ज़रा एलैबोरेट करें कि क्या ये साजिशें, ये मुआहदा जो है अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान से लड़ाने की साजिश हो सकती है, हूसियों को सऊदी अरब से लड़ाने की साजिश हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, क्या साजिश हो सकती है मुखालफिन की? जी हाँ, ये तो खास तौर पर बड़ा पसंदीदा उसका मामला है स्पॉइलर का, इजराइल का, और इजराइल के साथ कुछ ममालिक जो जुड़े हुए हैं यूरोप के या वेस्ट के, चंद ही, वो उनका भी। लेकिन हमने इस वक्त बड़े पैमाने में देखना है कि अमेरिका इसमें कितनी ज़्यादा अपनी समझता है कि उसके असरात में और उसके तसल्लुत में कितनी कमी आ रही है। तो अमेरिका, क्योंकि तीनों दोस्त हैं अमेरिका के, वो कंसल्टेशन के साथ बात हो रही है। अमेरिका इसमें अपनी एक फिलहाल काफ़ी बड़ी एडवांटेज समझता है कि जिस दलदल में फंस गया है, जिस तरह अमेरिका में खुद एक ये बात गुफ्तगू हर जगह हो रही है, CNN से लेके वाशिंगटन पोस्ट से लेके और बाकी जितने भी उनके एनालिस्ट हैं, कि डिप्लीशन ऑफ आर्म्स एमुनेशन, जिसकी हम जिक्र बहुत दफ़ा कर चुके हैं, उसके अलावा जो उनके बेसिस को नुकसान पहुंचा है, उसकी इन्वेंट्री को नुकसान पहुंचा है, और जिस लिहाज से वो इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, तो इलेक्शन के नज़दीक आने से पहले, बल्कि अब वो चाहते हैं। और फिर सबसे अहम बात ये कि जो खबरें आ रही हैं फ्यूल के लिहाज से, यानी कि जो पेट्रोलियम मसनूआत, उसकी जो उनकी रिजर्व है वो इतनी खतरनाक हद तक कम हो गई है कि अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर उसने इस डील को जल्दी फाइनलाइज नहीं किया। बिल्कुल जमील साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी मैं यही सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में करना चाहूंगी कि क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका जो है ईरान के तमाम शराइत को कबूल करेगा, या किस शराइत में आपको लग रहा है कि वो कहेगा नहीं, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है कि ये तो नहीं मानी जा सकती? आई थिंक दो ही बड़े इश्यूज हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसका जिक्र हो रहा है, उसमें पहले भी आई थिंक कुछ प्रोमिसेस थे कि $300 बिलियन जो है, इसमें इवन गल्फ स्टेट्स चिप इन करेंगी। जो उनके नुकसानात में वॉर ऑपरेशंस की बात हुई थी कि रिस्ट्रक्चरिंग होनी है। देखिए, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। ईरान का जो अंदर की खबरें हैं, अलॉन्ग द कोस्ट जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद आ जाता है कि जो मैकेनिज्म होगा, इसको शायद इसी बहाने उसको आप कह लें जो टोल टैक्स की मद में आ सकता है कि ठीक है जी, हम कुछ अरसे के लिए दे सकते हैं। और इट्स नॉट एक डॉलर पर बैरल की बात है, मिलियंस ऑफ डॉलर डेली फ्लो करता है। उसका मतलब है कि ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर आ सकते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। आई थिंक उस पर बाय एंड लार्ज इवन ईरान में अंडरस्टैंडिंग है कि दे विल नॉट मूव टुवर्ड दैट साइड। तो अगर इसको आई थिंक एमिकेबली किया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि इस्लामाबाद से डिक्लेरेशन की तरह का एक और मुआहदा आ सकता है। और देखिए, दुनिया भी तंग है। People are fed up with all these three countries। अगर रीजन को देखा जाए, you can't remain कि ये हॉस्टिलिटी में आप 5 महीने से हैं, सारा कारोबार बंद है और अनसर्टेनिटी है। और ईरान के अंदर भी देखिए काफी फीलिंग है। इसमें जस्ट पॉइंट आउट कि IRGC का काफी हार्ड स्टांस रहा है, लेकिन दे शुड रियलाइज कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो डिसीजन लेती है उसको फॉलो करें। वहां पे कुछ ट्रिगर हैप्पी लोग हैं, कुछ ऐसी आप कहने शहादतें हुई हैं जिसमें बड़ा सवाल उठा है कि कैसे हुई हैं। 70 तो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद हुए, फिर सैयद अली खमेनाई शहीद की अपनी शहादत है, क्यों उनको कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। उससे पहले इस्माइल हनैया। तो कुछ आई थिंक काली भेड़ें उधर बैठी हुई हैं, दे हैव टू क्लियर इट, वरना ये बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मेरे ख्याल में आई थिंक ईरानी लोग जो है, यहाँ पे हमारी मुलाकात होती रहती है, बल्कि हमारे हमसाए हैं यहाँ पे, दे ऑल्सो वांट कि लड़ाई खत्म हो, नॉर्मलाइजेशन हो। नोबडी वांट्स वॉर। थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू फेस। अगर आप सोना खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप होशियार हो जाएं, क्योंकि सोने की कीमत 8 लाख रुपए तोला हो सकती है। इस पे बात करने के लिए हमने आज बुलाया है अपने शो में शहजाद इकबाल, प्रेसिडेंट गोल्ड एसोसिएशन को। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये तो हमें मालूम है कि सोने की कीमतें मुसलसल ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी जाती हैं, लेकिन आप बाइंग और सेलिंग के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। आप हमारे नाजरीन को बताएं कि सोना खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए पाकिस्तानियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इंटरनेशनली, आपने देखा कि जी गल्फ वार चल रही थी, ईरान की, इराक की और दूसरे मसले मसाइल चल रहे थे, जिसकी वजह से इंटरनेशनली क्रूड ऑयल जो कि एनर्जी है पूरी दुनिया के लिए, वो महंगा हो गया और गोल्ड जो है वो काफ़ी हद तक सस्ता हो गया था। और अभी जैसे ही कुछ हालात बेहतर हुए हैं तो आप देखें कि क्रूड ऑयल जो है जैसे ही नीचे आया है, गोल्ड जो है कल 2 दिन के अंदर अंदर, जुमेरात जुम्मा जो है, इसने 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो $300 की मूव ली है और प्लस में गया है $4,340 पे कल पे सोने का रेट कल 4,50,000 रुपये पे ट्रेड हुआ। अच्छा। और ये आप ही के चैनल पे कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम मैंने किया था, उसमें भी मैंने कहा था, उस वक्त रेट कम था, मैंने कहा था कि जी ये बाइंग टाइम है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिसंबर तक ये रेट वापस अपनी परवान पे जाना शुरू हो जाएगा। जी काबिल एहतराम शहजाद साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सोने में जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरी तहकीक और तफ्तीश है, उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा फ्रॉड इस वक्त हो रहा है। और वो ये फ्रॉड ये है कि 9 कैरेट का गोल्ड जो शायद चाइना से आया है या पाकिस्तान से बना है, ये मेरे को इल्म नहीं है, लेकिन 9 कैरेट का गोल्ड जिसकी मालियत तकरीबन 170 या 75 बनती है, 1,70,000 रुपया। दूसरी जानब आप फरमा रहे हैं सोना जो है वो 4.5 लाख का। तो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो सोने के बारे में इल्म नहीं रखते, उनको 9 कैरेट का सोना और उसको इस तरह पॉलिश किया जाता है कि अब जो लेटेस्ट आपके पास टेक्नोलॉजी आई है वो तो महसूस ही नहीं होता कि ये 22 कैरेट है या 24 कैरेट है। तो ये फ्रॉड मार्केट में चल रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? शहजाद भाई बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज आप खुद देखें कि कस्टमर खुद एक चीज नोट करे कि इस वक्त 1 ग्राम 22 कैरेट की कीमत कमोबेश कोई 35 या 36,000 रुपीज बन रही है। तो अगर आपको कोई दुकानदार 1 ग्राम की चीज 20,000 में दे रहा है तो वो 22 कैरेट में तो देगा नहीं। ये तो कस्टमर के भी नॉलेज में होना चाहिए कि 22 कैरेट में तो वो दे नहीं रहा, क्योंकि 22 कैरेट की कीमत बन रही है 35,000 या 36,000, फिर उसमें मेकिंग है, वेस्टेज है, सारी चीज़ें ऐड होने के बाद वो कमोबेश 1 ग्राम की कीमत जाके हमें 40,000 पे कास्ट करती है। तो वो अगर 20,000 में दे रहा है, वो 22 कैरेट तो दे नहीं रहा। कस्टमर के भी इल्म में होता है, वो लेके जाता है। और हमारे पास भी अक्सर कस्टमर आते हैं कि जी नोस्पिन हमें दे दें, ये 3,000 रुपये की या 2,500 रुपये की। तो हम उसे कहते हैं जी कि ये नोस्पिन जो है 21 कैरेट की है, 21 कैरेट का ये वजन है, इसके मुताबिक इसकी ये प्राइस बनती है, फलां जगह से तो हमें ये मिल रही है। तो हम कहते हैं जी जाके वहां से ले लें, इसकी वापसी की भी गारंटी है। माजरत चाहता हूँ, कुछ मेरे सराफा दोस्त जो है वो जो मैं सोना कह रहा हूँ 9 कैरेट का, वो पहचाना नहीं जाता आम आदमी को, उसको वो 4.5 लाख में बेच रहे हैं जिसकी मालियत 170 है। तो ये तो पाकिस्तान में हमने सुना था जैली दूध आ गया, जैली मक्खन आ गया, जैली सोना भी आ गया। हाउ इट पॉसिबल शहजाद भाई? सर जी ये जैली सोना जो आ गया 9 कैरेट जिसको आप कह रहे हैं, ये मार्केट में बिल्कुल आ रहा है। और कस्टमर की अवेयरनेस के लिए और उनको बताने के लिए हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त तो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जिसके ऊपर हमें चीज़ को तोड़ना नहीं पड़ता, मेल्ट करना नहीं पड़ता, एज इट इज हम चीज को वैसे का वैसे। शहजाद साहब, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी तो पैदा, जो देख रहे हैं बेचारी औरतें अपने पैसे जोड़ती हैं, तो किस तरीके से हम पता कर सकते हैं, क्या निशानियां हैं कि ये सोना जो है वो जाली है और ये किस मुल्क से आ रहा है? कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है, प्लीज बताएं। देखिए चेक एंड बैलेंस तो बिल्कुल है। इस वक्त बात फिर वही आ जाती है कि एक चीज़ 40,000 वाली अगर आप 20,000 रुपये में खुशी से वहाँ से परचेज कर रहे हैं, दुकानदार आपको ये कह के सेल कर रहा है कि जी ये मैंने पुरानी खरीदी सी, इसमें मेकिंग नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं है, मैं आपको दे रहा हूँ। तो उस सूरत में आके आप ये चीज़ देखें कि वो कभी 100% जो है वो 22 कैरेट नहीं हो सकती। वो कैरेट जो है वो लाजमी 12 कैरेट होगा या 9 कैरेट होगा, तो तभी वो दे रहा है ना इतनी इस प्राइस में। ये कस्टमर को भी सोचना चाहिए कि मार्केट से कम रेट में अगर कोई चीज़ दे रहा है, अगर वो पूरे पैसे लेके चीज़ उनको ये दे रहा है तो वो फ्रॉड कर रहे हैं। और उसके लिए मैं आपकी वसालत से तमाम नाजरीन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास रसीद है 22 कैरेट की और वो सामान जो है 9 कैरेट है या 18 कैरेट है, आप आए मेरे पास, इंशाअल्लाह ताला
आपका जो है वो नुकसान भी पूरा कराएंगे और दुकानदार को भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। यही मेरा सवाल है कि आम शख्स जिसको नहीं पता, आपने फरमा दिया कि वो आपके पास आए, वो सोने की पहचान हमें समझाए कि कैसे खरीदेगा। वो 9 कैरेट क्या कह के मुझे 24 कैरेट के पैसे ले रहा है मुझसे। सर देखिए, उसके लिए पहचान तो ऐसे कोई भी नहीं है। उसके लिए इस वक्त SKRF एक मशीन है जो कि लाहौर में हमारे पास काफ़ी मौजूद है इस वक्त मार्केटों में। अगर कस्टमर उसके ऊपर 500,000 रुपये खर्च करके अपनी ज्वेलरी का टेस्ट लेना चाहता है तो वो टेस्ट हम भी देने के लिए तैयार हैं और कस्टमर को बाकायदा सर्टिफिकेट इशू करेंगे ये कौन सा कैरेट है और इसके अंदर क्या चीज़ है, गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, कॉपर कितना है, हर चीज़ उसमें मेंशन होगी और वो कस्टमर को हम देते हैं। शहजाद भाई, इंतहाई माजरत के साथ आमतौर पर यह कहा जाता है कि सराफा एसोसिएशन वालों के पास अगर आप अपने सोने की चेन या कोई चूड़ियां आप पॉलिश कराने ले जाए तो आधा तोला तो बीच में से गायब हो जाता है। ये बात ठीक है या गलत है? नहीं सर, ये जो अच्छे दुकानदार हैं, जो कि पुराने दुकानदार बैठे हुए हैं जिनका नाम है, वो तो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेंगे। वो कस्टमर को बना के रखते हैं और हमारा तो एक रिलेशन जो है ये नस्ल दर नस्ल चल रहा होता है, तो हम तो कभी भी नहीं चाहते कि हमारा रिलेशन जो है वो कस्टमर के साथ खराब हो। हाँ, कस्टमर अगर कोई चीज़ लेके आता है पॉलिश करवाने के लिए, सबसे पहले कस्टमर को उसका वजन चेक करके उसके सामने उनसे कहते हैं कि जी इसकी स्केल की पिक्चर भी ले ले और हम उनको वजन भी लिख के दे देते हैं। जब पॉलिश करके उनको वापस करते हैं तो तब भी उन्हें कहते हैं कि जी ये इसको देख लें कि ये आपका वजन पूरा है। ये 9 कैरेट का जो सोना चाइना नंबर 2 है, ये समझते हैं मेरी सोने की मार्केट को ले डूबेगा? नहीं सर, ये इसका इशू छिड़ा था, ये मार्केट में हमने एसोसिएशन ने भी इसको बड़ा हाईलाइट किया था। ये एक दात आई है जो कि मेटल है, ये चाइना से इंपोर्ट हुआ है। उसको गोल्ड में जब डाल देते हैं तो उसकी प्योरिटी जो है वो जब तक हम उसको रिफाइन नहीं करते तो उसकी प्योरिटी का पता नहीं चलता। और SKRF मशीन पे जो लेटेस्ट आई हैं, जिनमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, वो उसको डिटेक्ट करके बता देती हैं कि जी इसमें वो जो मेटल है वो इसमें शामिल है। उस मेटल की वजह से गोल्ड की कलर, गोल्ड की जो है लुक जो है वो 22 कैरेट देगा, लेकिन वो 22 कैरेट नहीं होता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन शहजाद साहब, ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि सोना जो है वो 10 लाख फी तोला होने की इम्कान है। आप क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है इस खबर में? इस खबर में देखिए जो सच्चाई है, या 10 लाख की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि इंशाअल्लाह ताला दिसंबर तक आप देखेंगे कि सोना 5 लाख तक चला जाएगा और दिसंबर के बाद 27 में ये सोना जो है, जो लास्ट टाइम हाईएस्ट इसने अपना टच किया था इंटरनेशनल मार्केट में भी और लोकल मार्केट में भी। लोकल मार्केट में 596 जो है वो 5,96,000 रुपये तोले तक इसने टच किया था। तो उसके बाद नीचे 4,10,000 को टच करने के बाद आज रात को जो था वो 4,50,000 रुपये में ट्रेड हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिसंबर में ये 5 लाख को टच करेगा, दिसंबर के बाद अपना नया हाई लगाएगा इंशाअल्लाह ताला। शहजाद भाई, जाते जाते ये भी बता दीजिए कि क्या चांदी बाय और सेल का यही टाइम है या नहीं, उसके बारे में कोई एलैबोरेट? सर, चांदी के हवाले से, चांदी जिस तरह गोल्ड ऊपर जा रहा है, चांदी भी उसके साथ ही ऊपर जाएगी, लेकिन चांदी की वो स्पीड नहीं है जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा कि चांदी जो है 19,000 रुपये तोले पे ट्रेड हुई है लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में 120-122 डॉलर तक इसने टच किया। लेकिन मौजूदा हालात में इस वक्त 67 और 68 पे ये चांदी ट्रेड हो रही है और कल जो चांदी का रेट क्लोज हुआ था वो 6,950 रुपये पे क्लोज हुआ था और इसने नीचे जो टच किया है वो 6,000 को टच किया है। तो आने वाले वक्त में जो बायर बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने बाजार ना हो। इंशाअल्लाह ताला आपने मेटल खरीद के रखा हुआ है और इस मेटल में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। जहां आपने इतना सफर किया है, थोड़ा सा सफर और कर ले, 3-4 बार शुक्रिया शहजाद, बड़े अच्छे रेट में आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। इट्स अ हाई टाइम कि अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें और आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक टू फेस। आइए बात करते हैं, कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन जीत ली हैं। बट साहब जितने कॉन्फिडेंट थे मुस्लिम लीग नून वालों ने वो दिखा दिया, जीत गए, तो क्या कहना चाहिए? हाशमी साहबा, क्या काश कि आप ये सवाल करने से पहले मेरा वो शॉट चला देती जो पिछले 3 हफ्ते पहले मैंने आपसे बात कही थी कि कश्मीर में एक तस्वीर जारी होगी जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खड़े होंगे, एक साइड पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के उनके ऊपर हाथ होगा और दूसरा हाथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पे होगा और नवाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे होंगे, खिताब कर रहे होंगे, जलसे से लोगों से बातें कर रहे होंगे कि जनाब हम कश्मीर के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज देख ले वो वक्त आ गया है और अब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बननी जो है वो तो बहुत पीछे रह गई है बात, वो बननी है फरा जी। अब तो बात है 2/3 मेजॉरिटी की, 2/3 अक्सरियत की बात आ रही है कि वहाँ कश्मीर में मुस्लिम लीग नून बनाने जा रही है या नहीं, इस पर बातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म का नाम अब तो बता देना। नहीं देखें, गैब का इल्म तो मुझे है नहीं, ना मैं कोई नजूमी हूँ। बात यह है कि मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि नाम जो हैं वो 3 चल रहे हैं। शाह गुलाम कादर साहब हॉट फेवरेट मैंने इलेक्शन से पहले कहा था और आज भी मैं शाह गुलाम कादर पर ही स्टैंड ले रहा हूँ कि वो मुमकिन तौर पर बेहतर कैंडिडेट हैं। राजा फारूक साहब भी हैं, मुश्ताक बिनास अल्लाह ने उसको अच्छे पैसे दे दिए और वो भी रेस में और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत करीब है। फरा अच्छा चलें, ये तो हमने कश्मीर की बात कर ली। अब आप हमें तो हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ 2 हवालों से बातें या खबरें तेज़ हैं। एक तो ये कि मक्का मुआहिदा और दूसरा नए सूबे। तो अब ये नए सूबों में कोई आपको लग रहा है कि पेशरफ्त हुई है? बहुत बड़ी पेशरफ्त है। क्यों नहीं पेशरफ्त है? आप देखें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो बात की है, ये बात चली कहाँ से है? मोहसिन नकवी का ये फिक्रा नहीं है, ये फिक्रा के लिए आप ज़रा अखबारात और टीवी का ज़रा मुलाहिजा कीजिए ना। पंजाब का ताजर तबका ले लें, कराची के सनतकार ले लें, अकील करीम डैडी ले लें, यहाँ का लाहौर में आप गौहर एप्टमा वाले को ले लें, ये सारे अफराद जो है ये इनका फार्मूला है। ताजर बरादरी जो है कंसेंसस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की कि अगर आपने ताजर बरादरी को ऊपर लेके आना है, मौशत को ठीक करना है तो सूबों की तकसीम होगी। तो इसी सिलसिले में फिर मोहसिन नकवी साहब गए थे, जब फिर एक तस्वीर आई थी कि लोगों ने कहा कि जी ना आप बहुत ज़्यादा असद जरदारी नाराज़ हो गया, उन्होंने अपने मुंह वाले बेटे को निकाल दिया। और नहीं भाई नहीं, मोहसिन नकवी और बिलावल साहब उनके वाकई जो है वो काबिल इत्मीनान दोस्त है। लेकिन ये जो गौहर इजाज साहब के घर में जो मीटिंग हुई है उसके हवाले से भी बताएं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। गौहर इजाज साहब के घर लाहौर में आसफ जरदारी लाहौर तशरीफ लाए, वो खुद डिनर पे गए विद मोहसिन नकवी साहब जी। मोहसिन नकवी साहब के साथ उन्होंने जनाब रोटी टुक्कर अच्छा खाया। लेकिन मेरा जो वहाँ का मेरे ज़राए हैं उन्होंने कहा कि इस सारी बहुत VIP दावत में जो आसफ जरदारी साहब है उन्होंने सिर्फ भिंडियाँ खाई है, गोश्त नहीं खाया, उन्होंने भिंडियाँ खाई। उनकी फेवरेट हो भिंडियाँ। हाँ वो भिंडियाँ उन्होंने खाई। वो कहता है ना भिंडियाँ बनाना तो कोई जानता है, तो गौहर साहब ने भिंडियाँ अच्छियाँ बनाई हुई थी, उन्होंने भिंडियाँ खाई। लेकिन काम की बात यह है कि इस मौके पर 2 बातें हैं। हाँ। एक बात तो ये देखनी पड़ेगी, आपको गौर करना पड़ेगा कि आसफ जरदारी ने जाकर गौहर साहब को कहा कि आप इस चीज़ को, मोहसिन नकवी साहब आप इस चीज़ को, कराची के सनत और तजारत के अफराद आप इस लीड को लीड कर रहे हैं, ये जुए शेर लाने के मुतरादिफ है, आपका गोला, इससे प्लीज मत खेले। बट दूसरी साइड पर आपको यह भी गौर करना पड़ेगा कि उनका जाना बड़ा पॉजिटिव साइन है। मतलब कि राख के डेर ने शोलों को दबा रखा है, लेकिन बर्फ कुछ पिघलना शुरू हुई जो वो गौर के घर खुद गए। गौर साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने कहा अजराहे करम नजरे करम सर कुछ, इसके बगैर मौशत नहीं चल रही। अब देखें ना दोनों साइडों से बातचीत इसका मतलब एक तरफ वो एक साइड हो गई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मोहसिन नकवी को जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। लेकिन एक तरफ हम बात कर रहे हैं तो CM साहिबा भी हमने देखा कि मीटिंग्स पे मीटिंग्स उनकी हो रही हैं अपने MPA MNS के साथ। तो ये चेंज जो है, क्या हम लॉबिंग की साइड पे देख रहे हैं कि लॉबिंग शुरू हो चुकी है? दुरुस्त कह रही हैं आप, बड़ा बारीक सा सवाल आपने कर दिया, ज़रा सख्त सा है वैसे। बहरहाल आपने जो फरमाया है वो शुरू से जो स्टाइल आ रहा है ना मरीम नवाज साहिबा का और उनकी साथी मरीम औरंगज़ेब साहिबा का, इनका स्टाइल ये है कि नॉर्मली अरकाइन असम्बली है, सहाफ़ी हैं और दीगर मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं इनको ज़रा परे रखा जाए, क्योंकि जब ये लोग करीब होते हैं तो फिर सिफारशी होती है और जायज़ नाजायज़ बातें माननी पड़ती है। लिहाजा मैम जो हैं वो अलहदा रहीं, पीछे रहीं, मुलाकातें कमी में। लेकिन अब जो मोहसिन नकवी साहब और जो सूबों की बात चली, जिस तरह वो बात फिर
शोले जरा भड़कने लगे हैं तो फिर कुछ सपोर्ट भी की हो तो सकता जरूरत तो है। इस मौके पर फिर उन्होंने ये सीएम अरकान से जो मुलाकातें हैं ये बड़ी अहम है, क्योंकि ये मुलाकातें अब भी ना होती। अगर ये मुलाकातें जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं अरकान असम्बली से, तो इसका मतलब है कुछ दरार है, कुछ सफा फटने के करीब है, खुदा न खास्ता कुछ बारिश आ सकती है। फरा जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। अब इजाज़त चाहेंगे। दिस वाज योर होस्ट फराह हाशमी साइनिंग आउट। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।